नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। सबसे पहले अगर मुझे मेरी आवाज़ आ रही है आपको और वीडियो अगर ठीक से नज़र आ रहा है, तो एक बार इस बात की पुष्टि कर दें ज़रा। ठीक है सब कुछ? चलिए, बहुत बढ़िया। क्रिस्टल क्लियर, अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो तो सबसे पहले आज मैं बता दूँ कि आज की कक्षा में हम लोग क्या-क्या बातें करेंगे। पहले हम लोगों की चर्चा होगी जो भी मुख्य परीक्षा संबंधी जो भी प्रश्न आए हैं, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है, उन सब की पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर अगले अध्याय को शुरू करेंगे। अगला अध्याय है हमारा ऊर्जा। तो ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं की चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले जो मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जितने प्रश्न आए हैं, उनको तो हम लोगों ने देख लिया था और जहाँ-जहाँ पे जो-जो टॉपिक थे, उनसे संबंधित हमने वहाँ पे देख लिया था। और मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सारे प्रश्नों का पहले हम लोग विश्लेषण करेंगे और उसके बाद फिर अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो जहां तक बात है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, तो मैंने आपको इस बात को शुरुआत में ही बताया था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और ऊर्जा, ये दो ऐसे अध्याय हैं जहां पर से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि जहां तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि सबसे अधिक प्रश्न अगर किसी अध्याय से पूछे जाते हैं, तो यही अध्याय है। और प्रारंभिक परीक्षा में तो 1-2 प्रश्न हर बार आते ही आते हैं। आप पाएंगे कि मुख्य परीक्षा में भी हर वर्ष यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है। केवल जो कोविड-19 वाले जो 1-2 वर्ष थे, 2020 और 2021, तो इन दोनों वर्षों में यूपीएससी ने कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा। लेकिन इसके अलावा बाकी हर वर्ष आप पाएंगे कि कम से कम एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछ दिया जाता है। तो वही सारे प्रश्नों को एक बार हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे 2023 से और 2015 तक जो भी प्रश्न पूछा गया है, सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका? जिन देशों ने इन कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर के देखिए 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है और 15 अंकों का ये प्रश्न है। अब जहां तक बात है यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए एक बात शुरू होने के पहले, मतलब इसके विश्लेषण को करने के पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर लिखना ये कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आप समझिए। यहाँ पर जितनी भी हम लोग रणनीति आपको दे दें, जितने भी तरीके बता दें कि ऐसे लिखा जाता है, वैसे लिखा जाता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, वैसे नहीं लिखना चाहिए। जितनी भी प्रकार की मैं बातें बता दूं या हम सब जितनी भी प्रकार की बातें आपको बता दें, जब तक आप खुद से लिखना शुरू नहीं करते, जब तक आप खुद से कोशिश शुरू नहीं करते, तब तक आप अपने मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर सकते। बिल्कुल सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना बहुत कठिन नहीं है। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आप बहुत अच्छे से बैठकर आपने मेहनत की है, तो प्रारंभिक परीक्षा में समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन मुख्य परीक्षा में अगर आपने लिख कर अभ्यास नहीं किया है, अगर आपने उत्तर लिखने का अभ्यास नहीं किया है, अगर आप खुद से निरंतर लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं, तो मुख्य परीक्षा में जाकर के एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। और इस बात को ध्यान रखें कि अगर हम लोग रणनीति देते भी हैं, तो वह रणनीति जब तक आप खुद से उपयोग में नहीं लाएँ, जब तक आप उसका उपयोग खुद से करना शुरू ना करें, तब तक वो सारी रणनीति जो है वो बेकार ही रह जाती है। और ये बात इसलिए भी मैं बता रहा हूँ इसी समय, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि उत्तर लेखन के अभ्यास को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और आपको ये लगता है कि हाँ ठीक है, पढ़ तो लिया ही है, तो जब लिखने की बारी आएगी तो लिख भी लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल, बिल्कुल आसान सा भी कोई प्रश्न लेकर के देखिए
और उसमें आप लिखने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कितनी समस्या होती है लिखने में। बहुत मुश्किल हो जाता है लिखना। आपको मैं अगर एकदम आसान सा, बिल्कुल सरल सा अगर मैं सवाल दे दूँ, मान लीजिए कि मेरा प्रश्न है कि आप अपने शहर के बारे में या चलिए अपने राज्य के बारे में 100 शब्दों में वर्णन कीजिए। अब आपको लगेगा कि ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है कि अपने राज्य के बारे में लिखना है तो लिख तो देंगे, 100 शब्द लिखने में क्या जाता है। लेकिन आप सोचिए कि 100 शब्दों में आपको राज्य के भूगोल के बारे में लिखना होगा, राज्य के इतिहास के बारे में, राज्य के राज्य व्यवस्था के बारे में, राज्य के अर्थव्यवस्था के बारे में, राज्य के कला एवं संस्कृति के बारे में। आप ये सारी चीजें केवल 100 शब्दों में कैसे लिखेंगे? 100 शब्द का मतलब क्या होता है कि 10 वाक्य लिख पाएंगे, 8 से 10 वाक्य लिखना है आपको। आप 8 से 10 वाक्य में पूरे राज्य के बारे में कैसे लिखेंगे? अगर यही मान लीजिए कि मैं आपको कहता कि अपने राज्य के ऊपर एक निबंध लिख दीजिए या फिर 1000 से 1200 शब्दों में एक निबंध लिख दीजिए अपने राज्य के ऊपर, शायद वो आपके लिए ज्यादा आसान होता, क्योंकि आपके पास वो सोचने का समय रहता और लिखने के लिए आपके पास वो समय रहता है कि बड़े आराम से आप सोचते और उन 1000 शब्दों को या 1200 शब्दों को सोच करके लिखते। लेकिन जब आपके पास केवल और केवल 100 शब्द हो लिखने के लिए इतने आसान से एक टॉपिक पर, तब जाकर के चीजें फंस जाती हैं। तो इसलिए इतना आसान नहीं होता कि आप चाहेंगे और बड़े आराम से जो चाहेंगे वो लिख जाएंगे। ये इसके लिए निरंतर अभ्यास आपको करना पड़ेगा और इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप इस चीज का अभ्यास नहीं करेंगे, इस चीज की आदत नहीं डालेंगे कि आप खुद से उत्तर लिखते हैं और खुद से अपना उत्तर लिख करके अभ्यास करते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये मैं बात बिल्कुल दो टूक आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरे रणनीति देने से कुछ नहीं होगा, मेरे सारे बिंदुओं को बता देने से कुछ नहीं होगा, मैं उत्तर लिख करके भी दे दूंगा तो कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद से लिखना शुरू ना करें। और हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ठीक है, अ, अभी मेरी तैयारी ठीक नहीं है, अभी और तैयारी करना बाकी है, अभी ये सब्जेक्ट भी पढ़ना बाकी है, अभी वो विषय भी पढ़ना बाकी है और ये सब जब पढ़ लेंगे तब मैं तैयार हो जाऊँगा, तब मैं तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद ही जाकर के उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। या फिर ये डर रहता होगा कि नहीं, अभी मैं जो भी उत्तर लिखूँ ये बड़ा खराब उत्तर होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है और मुझे बहुत शर्म आती है कि इस प्रकार का उत्तर कैसे किसी के पास सामने सबमिट किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको घटिया उत्तर लिखना है, आप घटिया उत्तर लिख कर के सबमिट कीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लिख करके हमारे पास उसको जमा करना बहुत ज़रूरी है। ये करने की आदत आपको डालनी होगी, क्योंकि आप हो सकता है कि अभी खराब उत्तर लिखेंगे, तो आप खराब उत्तर लिख भी दें, तो उससे कोई परेशानी नहीं है कि आप खराब उत्तर लिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि खराब उत्तर लिख करके अगर बायजूस के किसी शिक्षक के पास अगर आपने जमा कर दिया तो वो क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे। वो आपको बस देखेंगे कि आपने उत्तर जो लिखा वो ठीक नहीं था और आपको बता देंगे कि कैसे उत्तर लिखा जाता है। या फिर आपको बता देंगे कि कौन से बिंदुओं को आपको लिखना था, जिससे आपके उत्तर और बेहतर हो जाते। तो उससे ज़्यादा क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि घर में गुंडे भेजेंगे आपके पास कि इतना घटिया आंसर क्यों लिखा? ऐसा कुछ नहीं है और ना ही सार्वजनिक की जाएगी ये बात कि आपने ऐसा उत्तर क्यों लिखा है। आपको बस उत्तर लिखना है, अगर आप अच्छा उत्तर लिखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपने अच्छा उत्तर लिखा है। आप अगर खराब उत्तर लिखेंगे तो आपको बताया जाएगा खराब है और कैसे सुधार सकते हैं अपने उत्तरों को, वो बता देंगे। इससे ज़्यादा क्या होगा? लेकिन आपको इस बात की आदत डालनी होगी और इस बात की आदत डालना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको अभ्यास करते चलना है। आपको अभ्यास करते चलना है और जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं बिल्कुल कि आप मुख्य परीक्षा पार नहीं कर सकते। आप प्रारंभिक परीक्षा पार कर जाएंगे, प्रीलिम्स को अपने पार कर जाएंगे, मेंस को नहीं पार कर पाएंगे। उसके लिए आपको आदत डालनी होगी, आपको लिखने का आदत डालनी होगी आपको, क्योंकि पता नहीं है ना कि आप सही बिंदु को लिख पाते हैं कि नहीं, लिखने की आपकी स्पीड कितनी है ये आपको नहीं पता। क्या आप 250 शब्द आपको जो 10-11 मिनट में लिखने हैं, क्या आपकी ऐसी स्पीड है कि आप 10-11 मिनट में 250 शब्द लिख जाते हैं या फिर आपको लिखने में 20-25 मिनट लगते हैं? अभी अगर आपने अभ्यास करना शुरू नहीं किया होगा, तो आप पाएँगे कि एक उत्तर को लिखने में बड़े आराम से आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा और आपके पास वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तो आपके पास 15-20 मिनट नहीं होते हैं एग्ज़ाम में उत्तर लिखने के लिए। आपके पास
जो 150 शब्दों के जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास 7 मिनट है और जितने भी 250 शब्दों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास 11 मिनट है। बस इतना ही समय है आपके पास और इसी समय में आपको जो करना है, करना है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब तक आप अभ्यास करने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते इस परीक्षा के साथ। तो इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें। विश्लेषण हम लोग करेंगे और आपको हम लोग बताते चलेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ कि उससे कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपने से नहीं शुरू कर देंगे तब तक कुछ नहीं होता है। तो ख़ैर चलिए एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं। बहुत हो गई ज्ञान की बातें। तो पहला प्रश्न जो 2023 में पूछा गया वो ये है। अब देखिए, जब भी आप उत्तर लिखते हैं, तो उत्तर लिखने के पहले सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आखिर ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न के कितने भाग हैं, ठीक है? इस प्रश्न के कितने भाग हैं, ये देख लेना चाहिए। अब देखिए, पहला भाग क्या है? ये कि इस ये जो मिशन है, इसका मुख्य कार्य क्या है? ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग क्या है? कि अभी तक कौन से देश हैं, जिन्होंने इसे हासिल कर लिया है? ये हो गया दूसरा भाग। तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए, ठीक है? इसकी उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए। ये हो गया आपका तीसरा भाग और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र, ये आपका हो गया चौथा भाग कि उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। तो ये 4 भाग में आपका जो उत्तर है ये विभाजित है। अब इसका जब हम उत्तर लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी भाग आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सारे ही भागों का कुछ-कुछ अंक आपको मिलेगा, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पहला भाग है कि मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य का जो उल्लेख आप करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ अंक मिलेंगे। अब कुल मिलाकर के यहाँ पे 15 अंक हैं। अगर मान लीजिए कि 15 अंक इस प्रकार से दिए जाते हैं, तो एक क्या होगा, सबसे पहले आप एक परिचय लिखेंगे, ठीक है? पहला भाग हो गया कि आप परिचय लिखेंगे। उसके बाद फिर इसके जो 4 भाग हैं इस प्रश्न के, उसका आप उत्तर देंगे और एक एक अच्छा-सा अंत में आप निष्कर्ष दे देंगे, है ना? अंत में आप एक अच्छा-सा निष्कर्ष दे देंगे। तो ये सारे पहलू हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर 15 अंकों का ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो एक अच्छा परिचय देने का हो सकता है कि आपको 1-2 अंक यहाँ पर हों, एक अच्छा निष्कर्ष देने का हो सकता है कि 2 अंक यहाँ पर हों और बाकी जो भाग बचे, अब इसमें देखिए दूसरा भाग क्या है कि जिन देशों ने इन कार्य को हासिल कर लिया उसकी सूची दीजिए। तो केवल सूची पूछी जा रही है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंक इनको यहाँ पर नहीं दिया गया होगा। तो अभी तक क्या है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, बस इतने ही लोग इतने ही देश हैं जो कि इस कार्य का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं चंद्रमा पर लैंड करने की बात। तो चंद्रमा पर लैंड करने की बात यदि की जाए तो 3 ही देश हैं जिन्होंने इसको हासिल किया है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ अंक यहाँ पर दिए जाएँगे आपको। उसके बाद फिर बाकी अगर देखें तो यहाँ पर आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र का जो कार्य है, उसके ऊपर हो सकता है कि आपको डेढ़ से 2 अंक मिले। तो यहाँ पर भी मैं मान के चलता हूँ कि 1 से 2 अंक से ज़्यादा नहीं है। तो 2, 4, 6, साढ़े 7 हो गया। तो जो सबसे प्रमुख है, वो क्या है कि आप जब मुख्य कार्य का वर्णन कर रहे हैं और सारे उप प्रणालियों को प्रस्तुत कर रहे हैं या उप प्रणालियों के बारे में जब आप बता रहे हैं, तो ये सारे सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर से आपको जो भाग बच गया है यहाँ पर से हो सकता है कि आपको 3 और 3 या 3 और साढ़े 3 इस प्रकार से मान लीजिए कि आपको जो भी इस प्रश्न पत्र को जिसने भी बनाया होगा, वो इस तरह से शायद वो सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए और कैसे उन्हें इसको बाँटना चाहिए। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई एक भाग आप अगर छोड़ देते हैं और अगर गलती से आपसे कोई एक भाग छूट जाता है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि अब जैसे मान लीजिए कि गलती से आप कोई एक भाग भूल गए, तो वो भाग भूलते ही क्या होगा कि 15 अंकों की बजाय मान लीजिए कि आप ये चौथा भाग का उत्तर नहीं लिख पाए या आप भूल गए लिखना, तो क्या होगा कि 15 के जगह पे आपके जो उत्तर को यहाँ पर अंकित किया जा रहा है, वो 13 अंकों में किया जा रहा है, क्योंकि 2 मार्क्स तो आपके सीधे-सीधे चले गए।
इसलिए इस बात को सबसे पहले देखना है और क्योंकि आप पाएँगे कि जितने भी प्रश्न हैं, आप ज़्यादातर प्रश्न पाएँगे कि एक के जगह पर उसमें 2 भाग या 3 भाग या 4 भाग होते हैं और उसी हिसाब से ये सारे जो हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से आप हमेशा इसको कभी भूल नहीं सकते कि कहाँ पर कितने सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है? कोई भी अगर आपके पास प्रश्न भी होगा तो एक बार पहले जब हम लोग डिस्कशन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको ये देखना है। तो मुख्य कार्य क्या है? सबसे प्रमुख कार्य क्या है? सबसे प्रमुख कार्य है कि हम चाहते हैं कि हम चंद्रमा पर उतर पाएँ। चंद्रमा पर लैंड करना हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है और उसमें आस-पास के क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर से आँकड़ों को इकट्ठा करना, ये कार्य है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखें कि कुछ-कुछ जब भी हम चंद्रयान-3 की बात कर रहे हैं, तो अ, ये अगर आप लोग में से पिछले साल अगर आप लोगों में से किसी ने अगर क्लास किया होगा तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि क्यों चंद्रयान 2 से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और अगर चंद्रयान 3 अगर सफल हो गया तो चंद्रयान 3 से यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चंद्रयान 2 क्योंकि विफल हो गया था तो वहां से प्रश्न नहीं आया और चंद्रयान 3 क्योंकि सफल हुआ है तो यहाँ से प्रश्न आ गया। ये पिछले साल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्लास की संभव है कि इससे प्रश्न आएगा यदि सफल हो जाए, है ना? तो यही हुआ। तो अब अ, यहाँ पर अब देखिए कि मुख्य कार्य की यदि हम बात करें, मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो मुख्य कार्य क्या है? सबसे प्रमुख कार्य है कि लैंड करना है। अब यहाँ पर जब भी आप कोई उत्तर लिखते हैं और विशेषकर अगर मान लीजिए कि कोई अ, सामयिक घटना से संबंधित अगर कोई प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, तो वैसे प्रश्न में हमेशा कुछ-कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं या प्रणालियाँ होती हैं, उनका उल्लेख बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप विक्रम और प्रज्ञा के बारे में लिखें। आप विक्रम और प्रज्ञा के बारे में लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं से आपको कोशिश करके इन शब्दों को इसमें घुसाना बहुत ज़रूरी है कि विक्रम क्या है और प्रज्ञा क्या है। तो मुख्य कार्य का जब उल्लेख आप करेंगे तो आप वहाँ पे बता देंगे कि मुख्य कार्य है कि हम चाहते हैं कि हम चंद्रमा पर के दक्षिण ध्रुव के पास उतर पाएँ। तो दक्षिण ध्रुव लिखना ज़रूरी है। दक्षिण ध्रुव लिखना यहाँ पर ज़रूरी है ना? दक्षिण ध्रुव लिखना ज़रूरी है और विक्रम लैंड करेगा और प्रज्ञा रोवर है, जो कि आस-पास के क्षेत्रों में घूम करके आँकड़े इकट्ठा करेगा। ये सारी बातें आपको लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद है जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया। तो किन देशों ने हासिल कर लिया? तो अभी तक हमने देखा है कि रूस ने, अमेरिका ने और चीन ने। तो ये देश हैं जिन्होंने ये हासिल किया है और भारत अब चौथा देश बन जाता है इसे हासिल करने वाला। उसके बाद है प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए। तो उप प्रणालियों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। तो उप प्रणालियों की जहां तक बात है तो सबसे पहले दो प्रणालियां हैं जिसके बारे में हमको लिखना होगा, विक्रम और प्रज्ञा। इन दोनों के बारे में आपको लिखना होगा और इसमें जो अलग अलग प्रकार के जो कुछ उपकरण हैं, यदि आपको उन उपकरणों का नाम अगर याद हो तो उन उपकरणों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक लैंडर मॉड्यूल होता है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है। तो इन दोनों के बारे में लिखना ज़रूरी है और इसके बारे में कि किस प्रकार से हम यहाँ पर इन प्रणालियों के माध्यम से आगे जाकर के कैसे किसी भी जगह पर हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं यानी उतर सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना होगा। और किस तरह से हमने यहाँ पर दिखाया कि कैसे रोवर के माध्यम से हम चंद्रमा की सतह पर थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर वहां पर जा करके वहां पर प्रयोग करना, वैज्ञानिक प्रयोग करना, ये हमारा कार्य है। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के उपकरण हैं जो कि वहां पर रखे गए हैं। तो जैसे ऑल्टीमीटर है, वेलोसिटी मीटर है, वेलोसीमीटर है। तो ये सारी चीजें जो कि यहाँ पर लिखा जा सकता था। तो अगर मान लीजिए कि इनका नाम अगर याद हो तो इनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक चास्टे है जो कि चंद्रा
थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट करके इसको कहा जाता है, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। लूनर सिस्मिक एक्टिविटी के लिए जो वहाँ पर रखा गया है, वो एक इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी है, तो उसके बारे में। तो बस इसका अगर उल्लेख कर पाएँ, क्योंकि ये कठिन होगा। ये वाला जो तीसरा भाग है, ये लिखना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रज्ञा और विक्रम के बारे में तो आप लिख पाएँगे, बाकियों के बारे में शायद आपको पता ना हो। और उसके बाद आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र, ये मेरे हिसाब से सीधे-सीधे आपके समाचार पत्र से उठाया गया है, क्योंकि द हिंदू में एक अलग से लेख छपा था जुलाई के महीने में। अलग से एक लेख छपा था जुलाई के महीने में, जहाँ पर ये जो आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र होता है, इसके बारे में विशेषकर जानकारी दी गई थी कि किस प्रकार से ये सहायक होगा, किस प्रकार से ये कार्य करेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से शायद इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर इसके लिए पूछा गया है, क्योंकि वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर इसको कहते हैं। तो वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर, वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल सेंटर, तो इसके बारे में एक अलग से लेख छपा था द हिंदू में, तो मेरे हिसाब से उसी से इन्होंने इस भाग को उठाया है और इसलिए यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसीलिए ये सारी बातें जो हैं ये लिखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो फिर अ, कि कैसे-कैसे, क्या-क्या है। तो जैसे ये सारी बातें लिख करके आपको विशेषताएँ बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि दक्षिण ध्रुव के बारे में लिख रहे हैं, तो जब आप ये लिखेंगे कि जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है, तो आप लिखेंगे कि देखिए अभी तक रूस, अमेरिका और चीन, ये 3 ऐसे देश हैं जो कि चाँद पे उतर चुके हैं, परंतु साथ-साथ आप ये भी जोड़ दीजिए कि लेकिन भारत ऐसा पहला देश बन जाता है, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक पहुँच पाया है। तो ये बात अगर आप लिखेंगे तो तब आपको ये बताने में आसानी होगी कि किस प्रकार से ये जो मिशन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये ज़्यादा बड़ा मिशन हो जाता है बाकी सारे मिशन के तुलना में। ठीक है? तो इस प्रकार से सोचा जाता है। तो इसलिए मैं एक उदाहरण अच्छे से आपको देना चाहता था कि क्या-क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से लिखें, क्योंकि ये सारे जो हैं पुराने प्रश्न जो भी हैं, उसके भी पूछने का कारण था। अब जैसे 2022 में पिछले साल ये प्रश्न पूछा गया था कि 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है, उसमें ऐसी कौन-कौन सी अनन्य विशेषताएँ हैं, जो इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोप से श्रेष्ठ बनाती है? पहले के टेलीस्कोप से श्रेष्ठ बनाती है। मिशन के मुख्य ध्येय क्या है? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? संभावित लाभ क्या-क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 3 प्रश्न पूछा गया है आपसे। 1 प्रश्न तो है नहीं ये, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा कि परिचय लिखने का 1 डेढ़ नंबर, निष्कर्ष लिखने का 1-2 नंबर और बीच का जो 11-12 अंक है, वो आपको इन 3 भागों में बँटा हुआ मिलेगा। तो 3-3-3 या 4-4-4 इस प्रकार से हो सकता है कि ये अंक बँटे हुए आपको मिलें। तो ये भी एक प्रकार से सामयिक घटना से ही संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। उसके बाद फिर 2019 में, तो 2020 और 21 जो मैंने आपको बताया कि कोविड के जो 2 साल थे, उन 2 वर्षों में स्पेस टेक्नोलॉजी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, परंतु उसके अलावा बाकी सारे वर्षों में आप पाएँगे कि कम से कम 1 प्रश्न तो आया ही है। तो भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है? अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है? और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को ये किस प्रकार लाभ पहुँचाएगी? तो कल हम लोगों ने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में, तो उसी प्रकार से 2018 में भारत ने इस बात की घोषणा की थी। उस समय ये अटकलें थी कि शायद भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का भाग बनेगा, परंतु फिर भारत ने इस बात को साफ किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का भाग नहीं बनेगा, बल्कि भारत स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर कार्य करेगा। और उस समय यह बात कही गई थी कि अभी तो हम लोग गगनयान मिशन के ऊपर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन एक बार जब गगनयान मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया जाएगा, तो उसके बाद हम लोग अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्य करना शुरू करेंगे और वर्ष 2030 का लक्ष्य रखा जाएगा। वर्ष 2030 का लक्ष्य रखा जाएगा कि वर्ष 2030 तक हम अ, चाहते हैं कि हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित कर जाएँ। तो उसी के दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय का ये करंट अफेयर्स था। उसके बाद फिर
2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली यानी आईआरएनएसएस की आवश्यकता क्यों है? यह नौ परिवहन में किस प्रकार सहायक है? तो इसके बारे में तो हमने चर्चा की है। हमने ये समझा कि इसके नौ परिवहन में या फिर अलग-अलग प्रकार से कैसे सहायता मिलेगी। गगन जो प्रणाली है, गगन प्रणाली में भी आईआरएनएसएस का उपयोग किया जाएगा। तो उसके बारे में लिखेंगे। याद कीजिए फिर हम लोगों ने त्रिभुजन के बारे में पढ़ा था, तो त्रिभुजन क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। तो ये सारी बातें जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी, उन सब का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद फिर 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, भारत ने चंद्रयान व मंगल कक्षीय मिशनों सहित मानव रहित अंतरिक्ष मिशन में असाधारण सफलता प्राप्त की है, लेकिन मानव सहित अंतरिक्ष मिशनों में प्रवेश का साहस नहीं किया है। मानव सहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने में प्रौद्योगिकीय तथा सुप्रचलनात्मक सहित मुख्य रुकावटें क्या हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो 2 प्रकार से आपको पूछा गया है कि सुप्रचारनिक और प्रौद्योगिकीय ये 2 रुकावटें क्या-क्या हैं? यानी टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल ये रुकावटें क्या-क्या हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्यों ये प्रश्न पूछा गया? क्योंकि गगनयान मिशन की बात होने लग गई थी उस समय। गगनयान मिशन की बात होने लग गई थी कि भारत का ये पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन होगा। तो इसीलिए अभी तक ऐसा मिशन क्यों नहीं हो पाया? इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये 2017 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। उसके पहले देखिए 2016 में, अब ये जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है 2016 में, यहाँ पे देखिए 200 अंकों का 200 शब्दों के लिए पूछा गया है और 12 नहीं, माफ कीजिएगा, ये 12.5 अंक थे। गलती से 12 लिखा गया है, 12.5 अंक थे। उस समय ऐसा होता था। अभी के समय हम लोग क्या देखते हैं कि 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि 10 अंकों के पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि 15 अंकों के पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 100 हो जाता है, ये 150 हो जाता है और कुल मिलाकर 250 हो जाता है। उस समय 2016 तक सारे जो 20 प्रश्न होते थे, वे सब के सब 12.5 अंकों के पूछे जाते थे। तो यहीं पर से सीधे-सीधे 250 अंक यहाँ से होता था। तो देखिए, ऐसी कोई सीमा नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे, कि हमेशा 15 अंकों के ही प्रश्न पूछे जाएँगे या 10 ही अंकों के प्रश्न पूछे जाएँगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कल हो सकता है कि फिर से ये जो इनके पूछने का पैटर्न है, ये फिर से बदल जाए। तो इसीलिए आपको इन सारी संभावनाओं के लिए तैयार रहना होगा, कि हो सकता है कि 5-5 अंकों के छोटे-छोटे प्रश्न पूछने लग जाएँ। हो सकता है जैसे आपके बीपीएससी वगैरह में लंबे-लंबे प्रश्न आते हैं और 20-20, 25-25 अंकों के प्रश्न आ जाते हैं कई सारे राज्यों में। हो सकता है वैसे प्रश्न पूछे जाएँ। तो इस बात को कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि यूपीएससी आपको केवल इतना बताता है कि 250 अंकों के प्रश्न पूछे जाएँगे। अब ये 250 अंक किस प्रकार से पूछे जाएँगे, इसका उल्लेख कहीं पर नहीं है। तो हो सकता है कि पहले ये सारी बदलाव हो जाएँ। इसके पहले आप पाएँगे कि और अगर आप पीछे चले जाएँगे, तो आप ये भी देखेंगे कि 10-10 अंकों के भी प्रश्न पूछे जाते थे और 25 प्रश्न पूछे गए 10-10 अंकों के। तो हर प्रकार से संभव है। तो इसलिए आपको इस बात के लिए तैयार रहना है। हालाँकि 2017 से लेके 2023 तक, मतलब पिछले 7 वर्षों में हमने देखा है कि एक ही पैटर्न है जो उन्होंने फॉलो किया है और उसी के हिसाब से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि कल छोटे प्रश्न पूछे जाएँ, हो सकता है कि और लंबे प्रश्न पूछे जाएँ। दोनों ही संभावनाएँ हैं। तो ये दोनों प्रश्न देखिए अगर, तो क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। तो भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है? ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास से कैसे ये संबंधित है, ये आपको लिखना है। तो पहले जब हम उपलब्धियों की बात करेंगे, तो उपलब्धियों को आप एक इतिहास की तरह भी लिख सकते हैं कि कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ, ये सारी बातें, कि 60 के दशक में क्या हुआ, 70 के दशक में क्या हुआ, नए सुधार हुए, क्या-क्या विकास हुए। तो ये सारी बातें आप लाइन से लिखते चले जा सकते हैं। एक तो ये तरीका होगा लिखने का, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि आप एक-एक खंड के हिसाब से लिखें। आप लिख सकते हैं कि भू अवलोकन में हमें क्या-क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। फिर आप लिख सकते हैं कि संचार में क्या-क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। फिर नौवहन के बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आप आ जाएँ कि कैसे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, कैसे कृषि में
मदद मिल रही है, तो क्योंकि ये सारी बातें जब आप लिखेंगे, तो सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायक हुआ है, इन सारी बातों का आप उल्लेख बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप एक बार यहाँ पर इस प्रश्न में लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, जीपीएस युग में मानक स्थिति निर्धारण प्रणालियों और परिशुद्ध स्थिति निर्धारण प्रणालियों से आप क्या समझते हैं? केवल 7 उपग्रहों का इस्तेमाल करते हुए अपने महत्वाकांक्षी आईआरएनएसएस कार्यक्रम से भारत किन लाभों को देखता है? तो फिर से वही है, जो प्रश्न वहां पे था पहले भी जो पूछा गया है, वही प्रश्न यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। अब ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम और प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम। तो जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था वहां पर, याद कीजिए हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम और सर्विस और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। जो जो प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम होती है, परिशुद्ध स्थिति निर्धारण प्रणाली, ये रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम, प्रतिबंधित प्रणाली जैसी ही होती है। तो इसीलिए वही सारी चीजें पूछी गई हैं जो वहां पर हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसीलिए प्रश्नों के आप अ, समझिए कि पूछने का ढर्रा क्या है, किस प्रकार के प्रश्न हैं। और मेरा ये मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा के मुकाबले विज्ञान संबंधी मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न शायद ज़्यादा आसान होते हैं। मतलब उसको लिख पाना आपके लिए शायद अगर आपने ठीक से पढ़ा है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान शायद मुख्य परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में। लेकिन उसके पहले वही बात जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, अभ्यास। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ बिल्कुल पढ़ के बस चले जाएँगे बिना कलम छुए हुए अगर आप चले जाएँगे और आपको बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं, मैं अभी बता देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने पहले परीक्षा लिखा है, आप कभी उनसे भी पूछिए। जो सफल हुए हैं, जो विफल हुए हैं, दोनों से पूछिए और आपको पता चल जाएगा कि अभ्यास की महत्ता कितनी है। अगर आप मान लीजिए कि मतलब प्राकृतिक रूप से अगर आप बहुत अच्छे हैं, तो अलग बात है कि आप हैं अच्छे तो हैं अच्छे, कि आप लिख पाते हैं, बहुत अच्छा लिख पाते हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं है, तो आपको अभ्यास करना होगा। और आज की इस युग में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, जो कि लिखने में अच्छे हैं। हमारे कार्य करने का तरीका बदल चुका है, हमारे सोचने-समझने का तरीका बदल चुका है। आज आपको इतने सारे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। आपको आज बैठ कर के क्लास में कोई नोट्स डिक्टेट नहीं कर रहा होता, जो पहले आज से 10 साल पहले होता था। तो वैसे में लिखने की आदत थोड़ी-सी छूट जाती है। आप आजकल मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा रहते हैं। नोट्स भी हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग नोट्स भी हो सकता है अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह पे बनाते होंगे। तो कागज़ पर बैठ कर के कलम से लिखने की जो आदत है, वो छूट-सी गई है कई लोगों की। तो और दूसरी बात ये भी है कि स्कूल कॉलेज में जब आप होते हैं, हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि स्कूल कॉलेज पार कर चुके होंगे, तो आपकी आदत छूट जाती है। तो उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों पर वापस आने में थोड़ा समय लगता है और हो सकता है कि आप लिखते अच्छा भी हो, तो हो सकता है कि आप धीमा लिखते हो। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारे पहलू हैं, छोटे-छोटे पहलू हैं जो कि शायद मैं अभी बता भी नहीं रहा हूँ। और आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको स्वयं इस बात की का एहसास होगा कि कहाँ पर आप छूट रहे हैं, कहाँ पर आपसे कुछ छूट जा रहा है, कहाँ पर आपको सुधरने की आवश्यकता है। तो इसलिए ले दे कर के बात जो है वो अभ्यास पर अटक जाती है, कि आप जैसे मान लीजिए कि इन प्रश्नों का उत्तर लिख भी रहे हैं, मान लीजिए कि आपको नहीं पता, आपको ये लगता है कि नहीं, अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है। एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन मेरी तैयारी जो है 100% पूरी हो जाएगी और उस दिन से अभ्यास करना शुरू करेंगे। ऐसा दिन नहीं आता है। आप जा करके उनसे भी पूछ लीजिए जो हो सकता है पिछले 3 साल, 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, आप उनसे भी पूछ लीजिए कि क्या उनको कभी ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी 100% पूर्ण हो चुकी है? कोई ऐसा अभ्यर्थी आपको नहीं मिलेगा, मुझे तो नहीं मिला है आज तक कि कोई ऐसा जो ऐसा कहे कि नहीं, मैं बिल्कुल 100% पूर्ण रूप से तैयार हूँ इस परीक्षा के लिए। ऐसा कभी नहीं होता। तो थोड़ा-सा व्यावहारिक आपको बनना होगा, प्रैक्टिकल बनना होगा कि जो चैप्टर हो गया है, जो अध्याय समाप्त हो गया है, उसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। अगर आपको इंटरनेट की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े, आप ले लीजिए। आपको नोट्स वापस जा कर के देखने पड़े, आप देख लीजिए। आपको कहीं से भी सहायता की आवश्यकता पड़े, आप सहायता ले लीजिए। लेकिन जब लिखते हैं तो अपने से लिखिए, कहीं से देख कर के नहीं लिखना है। आप पहले पढ़ लीजिए सब कुछ और आ करके वापस अभ्यास कीजिए और खुद से लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए।
लेकिन ये अभ्यास करने का आदत डालना होगा। मैं टेप रिकॉर्डर जैसा बार-बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि आप लोगों में से बहुत लोग ये बात सुनकर आज आपको लगेगा कि हाँ, अभ्यास करेंगे, और 5 दिन बाद फिर आप वापस अपने पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं। ये नहीं करना है। आपको मैं बता दूँ कि आप बाद में फिर ये सारी बातें जो हैं समझ में आती हैं। और कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, विफलता ही सफलता की कुंजी है। इस तरह की बातें की जाती हैं। नहीं, आप दूसरों की विफलता से सीखिए, अपनी गलतियों से मत सीखिए। बहुत लोग हैं जिन्होंने गलतियाँ की हैं, उनकी गलतियों से सीखिए, अपनी गलती से क्यों सीखना है? हाँ, जहाँ पे गलती करेंगे वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं जो गलती कर चुके हैं और हर साल गलती करते हैं। उनसे सीखिए कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, उन्होंने क्या गलत किया, ताकि आपको वह गलती नहीं करनी पड़े। आपको इन बातों का थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए इस तरह के जो कहावतें होती हैं, उनसे थोड़ा दूर जाइए और थोड़ा-सा इस तरह से सोचने की आदत डालिए। ठीक है, तो चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। हम लोग अपने अगले अध्याय पे चलते हैं, जो कि है ऊर्जा। अच्छा, यहाँ तक अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए एक बार, फिर ही आगे बढ़ते हैं। एक तरह के टॉपिक एक बार हो जाए फिर आगे बढ़ें। अभी लिखने के लिए किताब का सहारा लेना पड़ता है तो ये गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। बस इतना ही करना है कि देखिए, जब आप किताब देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किताब देख कर के लिख रहे हैं। किताब देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बंद कर दीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। इतना करना होगा। 2016 में एक ही आया था। नहीं, 2016 में 2 प्रश्न मैंने इसलिए दिखाया भरत, क्योंकि एक जो प्रश्न है ना, जो आईआरएनएसएस वाला प्रश्न है, वो जीएस 1 में पूछा गया था। वो पता नहीं क्यों उन्होंने भूगोल में पूछ दिया था, हालाँकि भूगोल का प्रश्न उसको नहीं गिनना चाहिए, उसे इधर का ही प्रश्न गिनना चाहिए। अच्छा, 2015 में आया था क्या, ऐसा है? ये 2015 का प्रश्न है। चलिए ठीक है। क्योंकि 2000, हाँ, ये जो 2016 का ये जो प्रश्न है ना, मैं छठे प्रश्न की बात कर रहा था। हाँ, सॉरी, नहीं, मैं 7वें प्रश्न की ही बात कर रहा था कि ये जो प्रश्न है, ये जीएस 3 में नहीं पूछा गया था, जीएस 1 में पूछा गया था। पता नहीं क्यों ऐसा किया उन्होंने, लेकिन जीएस 3 में पूछा गया था। लाग्रांज अभय आपने पूछा, लाग्रांज पॉइंट जब हम पृथ्वी और सूर्य के बीच बात करते हैं तो L1 आ जाता है, लेकिन L3 के लिए हम सूर्य और किस खगोलीय पिंड की बात करते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि आपका प्रश्न कहाँ से आ रहा है। ये एक बहुत एक एक जटिल प्रणाली है जो कि बनती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, और इसके ही कारणवंत, मतलब और कोई तीसरे किसी प्रणाली के कारण या तीसरे किसी खगोलीय पिंड के कारण ये नहीं है। बहुत एक 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 जटिल प्रक्रिया है पूरी, एक गणित है पूरा, जिसके माध्यम से हम ये सारे जो लाग्रांज बिंदु हैं, इसको निकाल पाते हैं। अगर आप लोगों में से अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ी होगी या वहाँ पर मास्टर्स किया होगा, तो वहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है कि कैसे इसको कैलकुलेट करके कैसे ये सारे जो लाग्रांज बिंदु हैं, इनको कैसे निकाला जाता है, ये वहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत जटिल है, यहाँ पे तो मैं समझा ही नहीं सकता कि उसे कैसे निकाला जाता है। लेकिन बस इतना मैं बता दूं आपको कि और कोई तीसरा कोई खगोलीय पिंड नहीं है, इन्हीं 2 खगोलीय पिंड से ये बन रहा है। देवेंद्र आपने पूछा है, मुझे 3 साल बाद एग्जाम देना है, तो मैं करंट अफेयर्स नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये आंसर्स कैसे लिखूं, ये सभी करंट में जोड़ करके? तो देखिए, लिखने में कोई बुराई नहीं है। आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं उससे संबंधित आप पढ़ करके लिखिए, कोई बात नहीं। तो अभी आपको कोई भी करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बड़े-बड़े समाचार हैं,
जो बड़े-बड़े समाचार हैं वो तो आपको इतनी बार देखने को मिलेंगे कि आप उसके बारे में अपने आप ही पढ़ जाएँगे। अब जैसे मान लीजिए कि हर दिन छोटा-छोटा क्या-क्या हो रहा है वो जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आदित्य L1 ये बहुत बड़ा है, चंद्रयान 3 ये बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार के जो समाचार हैं, जो बहुत बड़े-बड़े समाचार हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुंदन आपने कहा है मुझे हर बार 15 में से 6 नंबर मिल जा रहे हैं। देखिए अगर 6-7 यहाँ पर मिल जा रहा है या 5-6-7 यहाँ पे मिल जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये अच्छा है, ये खराब नहीं है। क्योंकि हम लोग जब भी करेक्शन वगैरह करते हैं तो थोड़ा 1-2 नंबर कम ही देते हैं। और वहाँ पर भी आप देखिए कि अच्छा ये अगर मैं पूछूँ आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि नहीं पता है कि 1750 अंकों का आपका आपकी मुख्य परीक्षा होती है? 1750 आपको ये पता है कि जो रैंक 1 होता है, जो रैंक 1 जिन्होंने लाया, उसको कितने अंक प्राप्त होते हैं? 1750 में से कितने अंक प्राप्त होते हैं? किसी को पता है? मतलब आगे-पीछे आप बता दें कि लगभग-लगभग कितना है, कोई बता सकता है? 1000, 1100, 1050, 850 हाँ, तो जितने लोगों ने लगभग 1050 और 1100 वगैरह लिखा है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पाएँगे कि 1750 में से जो 1100 ले आते हैं जो, उनको रैंक 1 आ जाता है। रैंक 1 आ जाता है। तो सोचिए कि बहुत यहाँ पर इसीलिए इस बात को समझिए कि लगभग जो 60% अंक भी ले आए, 60% अंक में तो सीधे-सीधे रैंक 1 आ जा रहा है। यानी अगर आपको 15 में से 9 नंबर मिलने शुरू हो गए, तो आप तो रैंक 1 के बराबर हो गए। और हम लोग जब भी करेक्शन करते हैं तो 1-2 अंक तो थोड़ा कम करके ही देते हैं। तो अगर किसी को 5-6 अंक भी आ जा रहा है, 6-7 अंक अगर आप निरंतर ला पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके उत्तर अच्छे हैं। मनोज आपका प्रश्न है कि अगर पेपर में कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसका आंसर नहीं आता, तब क्या किया करें? देखिए और या फिर आधा आता, आधा नहीं आता। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो 2 चीज़ें हैं। एक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रति जो 10 अंकों वाले आपके पास प्रश्न हैं, उसके लिए आपके पास है 7 मिनट और जितने 15 अंकों वाले प्रश्न हैं, उसके लिए मैं कहूँगा कि आपके पास हैं 11 मिनट। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ के आपको ऐसा लगा कि आपके पास इससे संबंधित बिल्कुल ही कोई कुछ नहीं है लिखने के लिए, तो वैसे में आपको बिल्कुल उस प्रश्न पर कुछ लिखने का मोह त्यागना होगा और आपको अगले प्रश्न पर जाना होगा। क्योंकि देखिए होगा क्या कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ लिखने से नहीं होगा जब तक आप सही कुछ नहीं लिख रहे। मान लीजिए कि आपको केवल 1 वाक्य पता है जो आप लिख सकते हैं। आपको केवल 2 वाक्य पता है कि आप जो लिख सकते हैं। तो बस वो 2 वाक्य लिखिए और तुरंत अगले प्रश्न पर जाइए। क्योंकि वो 2 वाक्य आप लिखेंगे उसमें से हो सकता है 1 नंबर आपको मिल जाए, हो सकता है 1 डेढ़ अंक आपको मिल जाए अगर आपने एक अच्छा वाक्य कुछ लिख दिया है, जो कि उस प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो वैसा अगर आप कुछ लिख देंगे तो 1-2 नंबर आपको मिल जाएँगे लेकिन आप तुरंत आगे बढ़ जाइए। क्योंकि समय व्यर्थ करके कुछ नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम आप अचानक से 7-8 मिनट के लिए वहाँ पर बैठेंगे और कहीं पर से आकाशवाणी होगी और आपको सारा उत्तर पता लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो वो समय बर्बाद नहीं करना है, वो समय बर्बाद नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप तुरंत अगले प्रश्न पे चले जाइए और अगले प्रश्न पर जाकर के थोड़ा बेहतर उत्तर लिखकर यहाँ पर जो आपने जो भी अंक गँवाए हैं, उसको वहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश करना है। और अगर मान लीजिए आधा उत्तर पता है, तो जो पता है बस उतना लिखिए और तुरंत अगले प्रश्न पर जाइए। ये करना होगा। प्रीलिम्स के लिए टेक्निक बता दीजिए योगेश आपने पूछा। प्रीलिम्स के लिए जैसे-जैसे प्रश्न आते जाएगा ना, वो प्रश्न के हिसाब से ही हम लोग करते चलेंगे। तो वो आपको कई सारे छोटे-छोटे तकनीक जो हैं, वो प्रश्नों के साथ ही समझ में आ जाएगा। साइंस से एक ही क्वेश्चन आता है? नहीं, नहीं, ये तो मैं सिर्फ़ आपको अंतरिक्ष के बारे में बता रहा हूँ कि हर साल अंतरिक्ष से कम 1 प्रश्न आ जाता है। ऐसे तो 3 से 4 प्रश्न हर साल जीएस पेपर 3 में आपके आते हैं। तो ये राजवीर आपका प्रश्न था। जतिन आपका प्रश्न है जीएस 1 में कौन से सब्जेक्ट? तो जीएस 1 में तो आपका भूगोल है, इतिहास है और भारतीय समाज है, ये 3 भाग से प्रश्न आते हैं।
भानु आपने पूछा है क्या एक लिस्ट इसरो के इम्पोर्टेंट मिशन का भी बना लिया जाए या ज़रूरत नहीं है? मैं कहूँगा कि ज़रूरत नहीं है, जो भी नए मिशन हैं, चंद्रयान-3, आदित्य L1, गगनयान मिशन, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, बाकी पुराने मिशन को छोड़ दीजिए। फिर अंशुमन आपने पूछा है प्री और मेंस के लिए पीपीटी पर्याप्त है या और कोई बुक रेफर नहीं, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, आप बस पीपीटी को देखिए और साथ में करंट अफेयर्स जोड़ते चलिए बस। लाग्रांज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? राम बाबू आपने पूछा, कल हमने इसकी चर्चा की थी कि L1 का की उपयोगिता कहाँ पर है, L2 की कहाँ पर है, उसको एक बार देख जाइए। मेंस में करंट अफेयर्स पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए क्या? अजय आपने पूछा। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ-कुछ प्रश्न देखिए जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर जो छठा प्रश्न है, इसका करंट अफेयर्स से कोई संबंध नहीं है, तो दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। रिंकी आपने पूछा है 15 या 10 मार्क्स में कितने नंबर होने चाहिए? देखिए, वही जो मैंने बताया कि अगर 60% से ऊपर ला रहे हैं, यानी कि 10 में अगर 6 के ऊपर आ रहा है आपको और 15 में अगर 9 के ऊपर आ रहा है आपको, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब तटीय पवन ऊर्जा अभी न्यूज़ में था, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पवन ऊर्जा के बारे में जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आराम से पढ़ेंगे इसके बारे में। विशाल आपका था ये प्रश्न। देवेंद्र आप कह रहे हैं मेंटर ने बोला था करंट अफेयर्स और वेबिनार अभी नहीं करने जीएस करने के लिए। हाँ, तो वही मैं भी आपको कह रहा हूँ ना कि जो सबसे बड़े-बड़े समाचार हैं वो तो सीधे-सीधे आपके सामने आ जाते हैं। तो उतने को देख लेने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि आपके पास बस एक एक ज्ञान रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं किसी भी प्रकार के सामयिक घटना से। ये नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन उतने डिटेल में नहीं, जितने डिटेल में किसी 2024 के किसी अभ्यर्थी को ज़रूरत है, उतनी डिटेल में आपको आवश्यकता नहीं है। तोमर आपने पूछा है कि जिस ईयर एग्जाम देना है क्या करंट अफेयर्स उसी ईयर के पढ़ने हैं? देखिए उसके 12 से 15 महीने पहले आपको करंट अफेयर शुरू कर देना चाहिए। अभय आपने पूछा सर हम यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपको नियत रहता है फिर होता है या फिर वैसा कर सकते हैं लाग्रांज पॉइंट के लिए। तो यही देखिए लाग्रांज पॉइंट के लिए आपको यही कर लिखना ही है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये लिखना ज़रूरी, गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण के कुछ बिंदु बनते हैं, उनको लाग्रांज पॉइंट कहते हैं। अनुराग आपने कहा है मैं सवाल लिखता हूँ पर लेकिन मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, समझ नहीं आता है कि क्या लिखें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस बात को समझिए कि राइटिंग जब हैंडराइटिंग की हम लोग बात करते हैं, तो हैंडराइटिंग का के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, कि जैसे लगे कि बिल्कुल आपने जैसे कि पृष्ठ पर कुछ छापा है वैसी हैंडराइटिंग चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि हैंडराइटिंग सुंदर है कि नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हैंडराइटिंग साफ है कि नहीं, इस बात से फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो लिखा उसको मैं समझ ही ना पाऊँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो और अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ कि आपने जो लिखा वो कोई समझ नहीं पाता है, तब आपको सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जो भी आपके उत्तरों को जो भी करेक्शन करेंगे, उनके लिए भी तो पढ़ना ज़रूरी है। वो बिना पढ़े तो उसको अंकित नहीं कर सकते। तो वो बहुत बड़ी समस्या कई बार हो जाती है। और तो अगर आपको लगता है कि वैसी समस्या है, जहाँ पर आप ऐसा लिखते हैं कि बाकी कोई पढ़ नहीं पाता उसे, तब फिर आपको सुधार की आवश्यकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सुंदर नहीं है परंतु साफ है, तो ठीक है। पढ़ाई में मन पढ़ने में मन तो करता है पर नींद ज़्यादा आती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन
एक तो ये है कि आप अपने पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। दूसरा सॉल्यूशन एक ये है कि अपने वातावरण को थोड़ा चेंज कीजिए। कई बार आप जिस प्रकार के कमरे में बैठे होते हैं या जहाँ पर बैठे होते हैं, वहाँ से भी वहाँ की ऊर्जा उस कमरे की ऊर्जा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रकाश है कि नहीं, खिड़की खुली हुई है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं आपके। अंशुमन, आपने एक प्रश्न पूछा है कि न्यूज़पेपर एनालिसिस और वेबिनार निरंतर अटेंड करता हूँ, तो उसके बाद न्यूज़पेपर ना पढ़ें कि ना पढ़ें? देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से ये है कि विश्लेषण और समाचार पत्र एक साथ। जैसे विश्लेषण आपने देखा, तो जिस लेख का विश्लेषण आपने देखा है, उसको एक बार जल्दी से अखबार से पढ़ जाइए। तो अगर ऐसा कर पाएँगे, तो ठीक है, अगर नहीं भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कर पाएँगे, तो क्या होगा कि अ, उस लेख को या उससे संबंधित जो भी समाचार है, उसको बेहतर समझने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन अगर उसको छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी है। इंटरव्यू और मेंस में किसी को 1300 मार्क्स आए हैं, तो इंटरव्यू को मिलाकर इंटरव्यू में क्योंकि और 200 अंक उनको आए होंगे, 275 में से 200, 210 तक उसमें हाईएस्ट जाता है। प्रतीक्षा, आपने पूछा है मेंस के क्वेश्चन को के आंसर को हमें सीक्वेंस वाइज लिखना चाहिए या फिर जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है उसको अटेंड कर सकते हैं। देखिए, जो आपके पास जो उत्तर पुस्तिका आएगी, उसमें सारे जो प्रश्न होते हैं उसके साथ-साथ 2-3 पृष्ठ को वो खाली छोड़ देते हैं। तो वो उसके हिसाब से आप चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से आप चलते चलिए कि जहाँ-जहाँ पर उत्तर पुस्तिका में मान लीजिए कि पहला प्रश्न नहीं आता है, तो सीधे दूसरे में चले जाइए, पहले उसको लिख दीजिए। हाँ, ये बात याद रहना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। कि आप भूल गईं क्योंकि आपने 2-3 प्रश्न को पहले छोड़ दिया था और सीधे तीसरे-चौथे से शुरू किया था। तो बस उसका ध्यान रखना होगा। नहीं तो उत्तर पुस्तिका में तो आपके पास हर प्रश्न के बाद 2-2 3-3 पृष्ठ जो हैं, वो खाली छोड़े जाते हैं। कॉपी पर प्रश्न लिखा रहेगा, लिखना पड़ेगा नहीं मतलब अगर उत्तर पुस्तिका की बात कर रहे हैं यूपीएससी में तो वहाँ लिखा रहता है। मुझे तो 3-4 ही नंबर आते हैं, कोई बात नहीं उसको आपको थोड़ा-सा सुधारना होगा। क्यों 3-4 आ रहा है ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको कोई 4 नंबर दे रहा है, तो आप वापस फ़ोन करके या मेंटर से पूछ लीजिए कि आखिर 4 क्यों आया और इस 4 को 7 कैसे बनाएँ? तो ये आप पूछ लीजिए एक बार। हाँ, भरत, आपने जो पूछा है कि जो बायजू जो न्यूज़ समसामयिक की दी जाती है वो पढ़ लें क्या? हाँ, बिल्कुल, उसी के लिए दी ही जाती है। आप जो जो दैनिक रूप से दिया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए, वेबिनार देख लीजिए, काफ़ी है। 2025 में मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, लेकिन 21 वर्ष पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, आगे क्या होगा? कुछ नहीं, जिस साल भी आप 21 वर्ष पूरा कर लेते हैं, उस साल के लिए पहले से तैयार रहिए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं कि आपने इतनी जल्दी शुरू कर लिया है अपनी पढ़ाई को। A4 शीट पर 250 वर्ड्स कितना स्पेस लेंगे? ये तो देखिए सबकी हैंडराइटिंग अलग-अलग होती है। मैं जब लिखता हूँ, तो मेरा एक पृष्ठ पर मेरा एक पृष्ठ पर लगभग 120 से 150 शब्द एक ही बार में आ जाता है, थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं। तो कई लोग ऐसे होंगे जिनका 100 शब्द ही आता होगा एक पृष्ठ पर। तो ये आपको देख लेना है, बहुत आसानी से आप बस एक बार गिनती कर लीजिए कि आप एक लाइन में कितने शब्द लिखती हैं और
तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपने अगर 10 लाइन लिखे और 1 लाइन में आप 10 शब्द लिखने का आपका औसत है, तो मतलब है कि 1 पृष्ठ पे आपका 100 शब्द आता होगा। अच्छी लिखावट का फ़ायदा एग्ज़ाम में मिलेगा कितना? अच्छी लिखावट का कोई अच्छी लिखावट का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन खराब लिखावट का घाटा ज़रूर है। तो अच्छी लिखावट से आपको अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, तब परेशानी ज़रूर होगी। चलिए, बहुत सारे प्रश्न आपके अभी भी हैं, तो क्या हम लोग एक बार आगे बढ़ें और एक बार ब्रेक के बाद वापस से ले लेंगे आपके प्रश्नों को? क्योंकि कई सारे प्रश्न मैं अभी भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर बचा ही हुआ है और कई सारे रणनीति संबंधी प्रश्न आपने ज़्यादा पूछे हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं से मैं प्रश्न आपका बाद में फिर से ले लूँगा, जब ब्रेक के बाद हम लोग एक बार दोबारा चर्चा तो करेंगे ही, ठीक है? तो अगले अध्याय को शुरू करते हैं। अब ये जो अगला अध्याय हमारा है ऊर्जा। ऊर्जा एक ऐसा अध्याय है जो कि पिछले कुछ वर्षों में तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और इस आप पाएँगे कि अगर 2015-16 या उसके बाद के प्रश्न पत्रों को देखें, तो वहाँ पर ऊर्जा संबंधी प्रश्न ज़्यादा आए हैं, आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में। उसके पहले थोड़े कम होते थे। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने देखा है कि पिछले 1 दशक दशक या पिछले 15 वर्षों में कर कह लीजिए, विश्व का ध्यान गया है ऊर्जा स्रोतों की तरफ। और विश्व का ध्यान ऊर्जा स्रोतों की तरफ क्यों गया है? कारण है कोयला और पेट्रोलियम, कि हमें पता है कि कोयले से होने वाला प्रदूषण